गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। आज के क्लास में जो भी बताया जाएगा आप सभी उसकी वीडियो पूरी तरह से देखें ताकि आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आए। आज जिस टॉपिक को ले रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बहुत आता है और उससे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। तो आज हम एक यूनिट 5th की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपकी समझ लाने जा रहे हैं जिसका नाम है आदर्श गैस समीकरण। आप सभी आदर्श गैस समीकरण को पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे और इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखें ताकि टॉपिक समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले या क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद चैनल को YouTube पर सर्च करते हैं तो आप सभी को हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक की सभी वीडियोज पड़ी हुई हैं जिन्हें आप पढ़ और समझ सकते हैं। चैनल का नाम है इजी केमिस्ट्री बाय अजय बीर। तो इस नाम से आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी को सभी वीडियोज मिल जाएंगी और उन्हें पढ़ और समझ सकते हैं। आज जिस टॉपिक को लेना है आइए शुरू करते हैं। आदर्श गैस समीकरण। पहले तो आदर्श गैस क्या है? आज के समय में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, ये एक काल्पनिक गैस है और कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस हो सकती है यदि वह कम दाब और उच्च ताप पर रखी जाए। यदि उसका दाब बहुत ही कम हो और ताप बहुत उच्च हो तो वह आदर्श गैस के समान व्यवहार कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस समीकरण, इससे पहले आप सभी ने 3 नियमों को पढ़ा जिनमें पहला नियम था बॉयल का नियम, दूसरा नियम था चार्ल्स का नियम और तीसरा नियम था एवोगैड्रो नियम। इन तीनों नियमों को मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि बॉयल, चार्ल्स तथा एवोगैड्रो नियमों को मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होती है हमें उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। देखिए, बॉयल के नियम से B समानुपाती 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर और चार्ल्स के नियम से B समानुपाती T एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी दाब स्थिर है तो B समानुपाती T और ताप स्थिर है तो B समानुपाती P। ये समीकरण और ये समीकरण 2 हो गई। इसके बाद में एवोगैड्रो नियम से
एवोगैड्रो नियम से V समानुपाती n एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V समानुपाती n, तीनों नियमों को मिलाने पर, तीनों नियमों को मिलाने पर हो जाएगा 20 समानुपाती NT/P, 20 समानुपाती NT/P। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और 20 समानुपाती NT/P, इसके बाद में हो जाएगा समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो B बराबर nRT/P, जहां R एक स्थिरांक है जिसे गैस स्थिरांक या सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहते हैं, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए इसके मान कौन कौन से होंगे, इसको समझ लीजिए। R का मान .00821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चाहे केल्विन इनवर्स ऐसे लिख लो, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 8.314 गुणा 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये सब इसके मान हैं R के, इनको याद रखना है। ये मान अंक में लगते हैं। और इस तरह से जो समीकरण आई थी P बराबर nRT/V, तो उसे हम समीकरण डाल देंगे, यानी P बराबर nRT/V। आज जो समीकरण आई थी इस समीकरण को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या PV बराबर nRT, ये जो है समीकरण फर्स्ट डाल देंगे इसे, और समीकरण फर्स्ट को
समीकरण फर्स्ट को क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यदि गैस की मात्रा W ग्राम तथा यदि गैस की मात्रा W ग्राम तथा उसका अणुभार स्मॉल m है, तो n बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m। अतः समीकरण फर्स्ट को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको समझ लीजिए। तो n की जगह पे W/m लिख देंगे। तो PV बराबर W/m RT। अब देखिए ये समीकरण सेकेंड हो गई। अब इस समीकरण को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसको समझ लीजिए। PV बराबर W/m RT जो आई थी समीकरण, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। P बराबर W/m V RT और W/V यानी द्रव्यमान बटे आयतन बराबर होता है घनत्व। तो D/m RT P बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन है B, द्रव्यमान है W, ये बराबर होता है D जिसे कहते हैं घनत्व। तो इस तरह से ये जो है D यहाँ लिख दिया गया, या PM बराबर DRT। तो इस तरह इसको हम इस समीकरण को भी आंकिक में यूज कर सकते हैं। ये समीकरण आ गई सेकेंड के बाद थर्ड। तो इस तरह से आदर्श गैस समीकरण से कई समीकरण बनती चली गई और वो सभी आंकिक में यूज हो सकती हैं। आप सभी इन समीकरणों का यूज करके आंकिक समझ सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आंकिक हर परीक्षा में आपको एक मिलेगा ही, चाहे वो आपकी छमाही की परीक्षा हो, चाहे टेस्ट की हो, चाहे वार्षिक की हो। सभी में अगर ये जो टॉपिक ये चैप्टर सिलेबस में है आपके, तो इससे अवश्य ही इस टॉपिक से आंकिक एक मिलेगा। भले को थ्योरी ना आए लेकिन आंकिक अवश्य आता है और आप सभी इसको तैयार कर लें। आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।